स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश जो आपका यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस का जो एग्जाम हुआ है उसमें आपके कंप्यूटर साइंस के 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं और वो ऐसे क्वेश्चन है कि जो जान लीजिए कि काफ़ी हद तक जो है रिपीटेड क्वेश्चन बनाए जाएंगे। किसमें? आपके एसएससी सीजीएल में। एसएससी आपका सीजीएल में हो गया, यहाँ पे बैंकिंग का हो गया, यहाँ पे ये क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा एक्सप्लेन करेंगे, इसका सोल्यूशन बताएंगे और किस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप जो है इस चीज़ को फॉलो करके जो है आपको जो आपके ऑप्शन होते हैं उसको एलिमिनेट करके आप राइट आंसर तक पहुंच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 67 की अगर बात की जाए, क्योंकि देखिए ये पेट पे हुआ है, जो पेट क्वालिफाइड किए थे उनको जो है ये एग्जाम देने को मौका मिला है। पहले क्या होता था कि आपका लोक सेवा आयोग कराता था, अब क्या हो गया कि यूपी ट्रिपल एस सी आयोग करा रहा है। क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW की बात की गई है के निर्माण से संबंधित है ना, के संबंध यहाँ पे देखिए ये आपसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है कि यहाँ की W3C ने CERN से पहले जो है प्रथम वेब ब्राउजर बनाया था। ठीक है, यानी कि CERN से पहले जो है कौन बनाया था? W3C। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये एक संगठन का निर्माण किया गया था, ना कि ये जो है वेब ब्राउजर बनाया था। और CERN का मतलब क्या होता है कि यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन न्यूक्लियर रिसर्च होता है। इसका फुल फॉर्म होता है यूरोपियन जो है ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि जो आपका ये बनाया गया था वो बनाया गया था आपका 1989 में। अगर WWW की बात करते हैं तो कब बनाया गया था? आपका 1989 में। और किसके द्वारा बनाया गया था? तो टिम जो है वर्नर ली के द्वारा। ठीक है, ये इसके जन्मदाता हैं। तो यहाँ पे ये जो W3C संगठन है, ये संगठन बनाए थे, कौन बनाए थे? टी बर्नर ली साहब बनाए थे। और ये कब बनाए थे? तो ये आपका बनाए थे 1994 में। ठीक है, 1994 में बनाए थे। तो यहाँ पे देखिए ये आंसर जो है पहले गलत हो गया। और यहाँ पे देखिए पहला वेब पेज जो है W3C के मतलब के गठन के बाद बनाया गया था। ठीक है, यहाँ पे अगर पहले होता तो आपका काम बन जाता, लेकिन यहाँ पे बाद में है तो ये भी गलत हो गया। और यहाँ पे जो है मैं आपको बता दूं कि ये संगठन जो है W3C जो संगठन है ये आपका बनाया गया था 1994 में। तो ये चीज़ आपको ये डेट याद रखनी है। यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर पे क्या कहा गया है कि टिम वर्नर्स ली ने 1991 में MIT में पहला वेब पेज विकसित किया था। अब देखिए 91 में पहला वेब पेज विकसित किया था, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात जानना जरूरी है कि MIT क्या है। तो MIT देखिए एक इंस्टीट्यूट है ना, ये आपका मैसाचुसेट्स जो है इंस्टीट्यूट है, आपका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। और ये जो है आपका उस लिए बनाया गया था कि जो तकनीकी वेब पेज में जो तकनीकी चीजें हैं उनको विकसित किया जा सके और उन पे नियंत्रण किया जा सके, है ना। तो ये इंस्टीट्यूट जो है इसका पूरा नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। और ये जो है इसलिए बनाया गया था कि जो आपका ये संगठन है उस पे जो है नियंत्रण किया जा सके और जो है उसको विकसित किया जा सके। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं तो पहला वेब सर्वर ब्राउजर और वेब पेज 1995 में जो है CERN। फिर वही बात है यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर जो है रिसर्च। तो यहाँ पे ये भी गलत है। तो ऑप्शन क्या चला जाएगा? ऑप्शन नंबर ई के साथ आप चले गए होंगे। जितने भी लोग ऑप्शन नंबर ई के साथ चले गए होंगे उनका आंसर जो है बिल्कुल सही है। क्योंकि देखिए SSC सीजीएल में इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आपका वो नहीं पूछा जाएगा कि PNG का फुल फॉर्म क्या होता है ना, उसके बाद MP3 और ये आपके RDO के एक्सटेंशन क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें अब नहीं पूछी जाएंगी। आयोग काफ़ी ऊपर निकल चुका है, मतलब लेवल उसका काफ़ी ऊपर चला गया है। इसलिए अब आपको उस लेवल पे पढ़ाई करनी है अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। यहाँ पे अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपसे जो है जनरेशन से पूछ लिया गया है क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 68 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जनरेशन से पूछा गया है कि कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट घटक का उपयोग किया गया था, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले जो उपयोग किया गया था वो वैक्यूम ट्यूब किया गया था, यानी कि ये पहली जनरेशन में किया गया था। वहीं पे इंटीग्रेटेड सर्किट की बात करते हैं तो ये तीसरी जनरेशन में किया गया था। ट्रांजिस्टर की अगर हम बात करते हैं तो ये आपकी दूसरी जनरेशन में किया गया था। माइक्रो प्रोसेसर की अगर हम बात करते हैं तो ये आपकी चौथी जनरेशन में किया गया था। और वहीं पे मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे AI का जो यूज हुआ था वो हुआ था
5वीं जनरेशन में। तो यहाँ पे आपको दूसरा पूछा है, यानी कि दूसरी पीढ़ी का, तो दूसरी पीढ़ी का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रांजिस्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है, सी के साथ जितने भी लोग गए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। वहीं पे अगर क्वेश्चन नंबर 70 की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है कि यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा वेब पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम वेलोडी है ना, अगर जहां पे भी आपको वेलोडी शब्द दिख जाए तो आप ये जान लीजिए, अगर पेज रिप्लेसमेंट की बात हो रही है वहां पे अगर आपको वेलोडी शब्द दिख जाता है किसी भी एग्जाम में, तो आप ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाइएगा बिना कुछ सोचे समझे, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यहाँ पे देखिए FIFO का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो है इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और ये चीज जो है आपके क्यू में भी जो है आपका लागू होता है, यानी कि क्यू में, और ये जो है वेलोडी उसमें जो है एल्गोरिथम में भी ये आपका लागू होता है। तो ये चीज अगर आपका दिख जाए तो सीधा आपको कहाँ जाना है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे जाना है। वहीं पे क्वेश्चन नंबर 69 की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपसे पूछा गया है MS एक्सेल से, क्योंकि देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है चैप्टर है, और यहाँ से जो है क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल रिफ्रेशिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे देखिए गलत है, ये आपसे पूछा गया है। बहुत सारे लड़के क्या करते हैं कि जब क्वेश्चन को देखते हैं तो MS एक्सेल में सेल रिफ्रेशिंग के बारे में पूछा है, गलत और सही। देखिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो भी पहले क्वेश्चन होता है उसको आप सही से पढ़िए। यहाँ पे गलत पे लोग ध्यान नहीं देते, ये तो कहिए एग्जामिनर ने यहाँ पे हल्का सा बोल्ड कर दिया है, अगर इसी फॉन्ट में लिखता तो आप पकड़ भी नहीं पाते। यहाँ पे पहला देखिए क्या कह रहा है कि एक एक्सेल सीट, यानी कि एक एक्सेल सेल रेफरेंस किसी अन्य वर्कशीट में स्थित वर्कशीट में जो है सेल को संदर्भित कर सकता है। देखिए पहले तो आप ये समझ लीजिए कि वर्कबुक जो है और वर्कशीट में क्या अंतर होता है। वर्कबुक और वर्कशीट में अंतर क्या होता है, तो आप ये बात जान लीजिए कि वर्कबुक के अंदर वर्कशीट होती है, ना कि वर्कशीट के अंदर जो है, यानी कि ये सही है, वर्कबुक के अंदर वर्कशीट होती है। अगर यहीं पे हम ये बात करें कि वर्कशीट के अंदर वर्कबुक होता है तो नहीं, ये गलत है। ठीक है, एक वर्कबुक में काफी वर्कशीटें हो सकती हैं, लेकिन वर्कशीट में जो है वर्कबुक नहीं होती है, और जो वर्कशीट होती है ये आपका रो और जो है कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है कि एक एक्सेल सेल जो है रेफरेंस किसी अन्य वर्कशीट में स्थित सेल को संदर्भित करता है, नहीं। देखिए वर्कशीट में आपको बता दिया हूं तो ये आपका जो है यही पहला जो है वो गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गलत पूछा गया है। AI रेफरेंस स्टाइल में जो है एक्सक्लूड सेल रेफरेंसिंग में डॉलर का ये जो चिन्ह होता है ये होता है, एक्सेल में होता है। R1 C1 की बात करते हैं तो यहाँ पे रो एंड कॉलम की बात की गई है। ठीक है, यहाँ पे देखिए R1 यहाँ पे ऐसे लग जाता है C1। जब आप किसी भी फॉर्मूले पे जब जाते हैं, जैसे किसी भी सीट पे जाते हैं, तो वहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये आपको देखने को मिल जाता है जिस भी रो एंड कॉलम पे आप जाएंगे, तो यानी कि ये सही है, ये सही है। और देखिए यहाँ पे क्या है, AI स्टाइल में रिलेटिव रेफरेंस में कॉलम अक्षर के बाद रो संख्या होती है, बिल्कुल होती है, और उपयुक्त में से कोई नहीं, यहाँ तक तो हम जाएंगे ही नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ जितने लोग गए हैं वो बिल्कुल सही राइट आंसर है। यहाँ पे अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक से पूछा गया है क्वेश्चन। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में कौन सी विशेषता प्राप्तकर्ताओं को साझा करने की गई फाइल के नवीनतम संस्करण तक पहुंचने में हमेशा मदद करती है। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो है देखिए फाइल को साझा करने की बात की गई है, तो शेयर्ड मेल बॉक्स नहीं होगा, फाइल अटैचमेंट का कोई लेना देना नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि दो ऑप्शन अभी हमारे पास हैं। यहाँ पे वन ड्राइव जो है साइक्रोनाइजेशन जो है ये नहीं होगा, और राइट आंसर चला जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी कि क्लाउड फाइल जो शेयरिंग होता है वो आउटलुक में जो है जो आपकी फाइल वगैरह रहती है उसको आप जो भेजना और प्राप्त करना, ये सारी चीज़ों का काम जो है क्लाउड फाइल शेयरिंग के द्वारा ही किया जाता है, और ये बहुत ही माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है जो आप सब यूज कर रहे हैं। वहीं पे क्वेश्चन अगर यहाँ पे देखते हैं, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 72 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे OSI मॉडल के TCP/IP से पूछा गया ये क्वेश्चन है।
तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल लेयर्स में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है, यानी कि जो है ऊपर से जो है नीचे, यानी कि अपर से जो है नीचे पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसमें क्या होगा कि अगर ऊपर से नीचे पूछा गया है, अपर से लोअर पूछा गया है, तो सबसे पहले आपका एप्लीकेशन होना चाहिए। तो सबसे पहले एप्लीकेशन इसमें नहीं है, इसको आप काट दीजिए। नेटवर्क एक्सेस है, नहीं, इसको काट दीजिए। इंटरनेट एक्सेस है, इसको काट दीजिए। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है, यानी कि एप्लीकेशन होगा, फिर ट्रांसपोर्ट होगा, फिर इंटरनेट होगा, फिर जो है नेटवर्क एक्सेस करने वाला जो व्यक्ति होता है वो होता है ऑप्शन नंबर ए। यानी कि ये ऊपर से नीचे की तरफ पूछा गया है। अगर यहीं नीचे से ऊपर की तरफ पूछा गया होता, अगर इस तरीके से एरो लगा दिया गया होता, तो सबसे पहले आपका नेटवर्क एक्सेस होता, यानी कि पहले नंबर पे ये होता, दूसरे नंबर पे ये होता, तीसरे नंबर पे ये होता, चौथे नंबर पे ये होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनर घुमा के भी पूछ सकता है, लेकिन आप ये सोचेंगे कि सोल्यूशन ये बताया गया था, यही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी है। वहीं पे क्वेश्चन नंबर अगर 74 की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए कि आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल विश्वसनीय इन ऑर्डर डेटा डिलीवरी की गारंटी देता है और 3 वे हैंडशेक का उपयोग करके कनेक्शन स्थापित करता है। यहाँ पे अगर पहला जो है हम बात करते हैं ARP की, तो ARP में आप जान लीजिए ARP में होता क्या है। ARP में जो है आपका IP एड्रेस जो है वो पता रहता है और हम मैक को खोजते हैं, ठीक है, मैक को खोजते हैं यहाँ पे। तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल को हम खोजते हैं, IP एड्रेस हमें पता रहता है। दूसरा जो है ICMP की अगर हम बात करते हैं, तो इसका क्या होता है, तो इसका होता है कि इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। तो ये क्या होता है ना कि ये जो है डेटा पैकेट में जब एरर मैसेज की जानकारी देता है, यानी कि जैसे भी आपने कोई भी मैसेज किया है तो वहाँ पे जो भी चीज़ें एरर होगी वहाँ पे जो है वो आपको जानकारी दे देगा, डेटा पैकेट के माध्यम से यहाँ पे भेजा जाता है। वहीं पे अगर तीसरे नंबर की बात करते हैं UDP, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल जो है ये इंटरनेट पे सबसे तेजी गति से काम करने वाला है और बिना कनेक्शन बनाए, यानी कि ये कनेक्शन नहीं बनाता है और इंटरनेट पे सबसे तेजी से काम करता है, जो आपका कनेक्शन लेस होता है, यानी कि ये केबल से कनेक्ट नहीं रहता है। वहीं पे DNS की बात करते हैं तो डोमेन नेम सिस्टम होता है, इसका भी लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इन ऑर्डर और डेटा डिलीवरी की अगर यहाँ पे बात की जाती है, तो जितने भी लोग ऑप्शन नंबर E के साथ गए होंगे उनका आंसर जो है बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये चारों ऑप्शन जो है इससे रिलेट नहीं कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन थे, और भी हम आपको क्वेश्चन दिखा रहे हैं, क्योंकि देखिए क्या है कि जो लोग SSC CGL की तैयारी कर रहे हैं, इस बार जो है जो उनको पेपर मिला है देखने को, वहां पे देखिए आपको समझने की जरूरत है कि पेपर किस लेवल का आया था। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर अगर हम 75 की बात करते हैं, तो यहाँ पे X पहले ट्विटर पर, ठीक है, कोटा पोस्ट फीचर का उपयोग इसके लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है ये आपको बताना है। यहाँ पे देखिए आपको ये जो है किसी पोस्ट को बाद में प्रकाशित करने के लिए समय निर्धारित करने हो तो नहीं, गलत है। किसी दूसरे यूजर के पोस्ट को अपना कमेंट जोड़कर रीपोस्ट करने के लिए, यहाँ पे आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि देखिए अगर आप सोशल मीडिया यूज करते होंगे तो किसी दूसरे के जो पोस्ट होते हैं उनमें आप अपना कमेंट जो है जोड़ के रीपोस्ट कर देते हैं, यानी कि चाहे आप फेसबुक पे हो चाहे किसी भी आप सोशल मीडिया पे हो। तो यहाँ पे देखिए फीचर है यहाँ पे तीसरा, यानी कि हमको ऑप्शन नंबर भी करेक्ट मिल गया। फिर भी हम C को देख लेते हैं। किसी दूसरे यूजर की प्रोफाइल की जानकारी को अपने पोस्ट में अपने आप कॉपी कर लेना, बिल्कुल नहीं कर सकते आप। केवल टेक्स्ट वाले पोस्ट बनाने के लिए जिसमें इमेज, वीडियो या लिंक शामिल ना हो, गलत है, और ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर B के साथ जितने लोग गए हैं वो जो है उनका आंसर जो है बिल्कुल सही आंसर है। वहीं पे अगर क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कैट का पूरा नाम पूछा था। तो कैट का जो होता है वो पूरा नाम होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कैट का जो है पूरा नाम क्या होता है, वो होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ये भी इम्पोर्टेंट रहता है, कभी कभी पूछ लेते हैं, लेकिन SSC CGL में आपको ये सारे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, ये फुल फॉर्म वाले, क्योंकि SSC CGL अब बहुत जो है आगे निकल गया है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आपके पास देखिए 76 वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपसे पूछा गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग अवधारणा और विवरण, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। अब इसमें देखिए आपके पास जो है रिकमेंडेशन इंजन है, डीप लर्निंग है, सुपरवाइज्ड लर्निंग है और रेनफोर्समेंट यानी कि पुनर्बलन से संबंधित ये सारी चीजें आपसे पूछी गई हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है। तो अगर देखिए यहाँ पे
ये अगर थोड़ा सा इसका इंग्लिश वर्जन भी देख लेते हैं, लेकिन चलिए इंग्लिश वर्जन नहीं, हिंदी में ही पकड़ आ जा रहा है। तो ये देखिए सुपरवाइंड, हाँ सुपरवाइंड जो है लर्निंग, ये किससे संबंधित होता है? तो ये आपका जो है इससे संबंधित होता है, यानी कि क्या होता है, पूर्वानुमान और वर्गीकरण के लिए नामांकित आंकड़े। अगर इसको इंग्लिश में भी हम आपको थोड़ा सा दिखाएं तो इंग्लिश में आप पकड़ने की कोशिश करेंगे और निश्चित रूप से आप पकड़ लेंगे। तो ये देखिए, ये जो है आपका, अगर यहाँ पे सी की बात करते हैं तो इसका तालमेल सीधा चौथे नंबर से है। तो सी का चौथा हमको मिलाना है, क्योंकि एक चीज अगर आप पकड़ लेंगे तो आपका जो है काम बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सी का चौथा है, तो सी का चौथा इसमें है, ठीक है। और देखिए ए का दूसरा है, तो यानी कि ये जो रिकमेंडेशन इंजन होता है वो किसको ये कहा करता है? कंटेंट सुझाव को, व्यक्तित्व जो है कंटेंट सुझाव को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ जितने लोग गए हैं उनका आंसर जो है बिल्कुल सही है। वहीं पे जो है अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा ये जानकारी हो जाए, देखिए बिट बाइट निबल से भी क्वेश्चन आते हैं, बहुत छोटा क्वेश्चन रहता है लेकिन लड़के गलत कर देते हैं। यहाँ पे देखिए क्वांटम कंप्यूटर में उपयोग की जाने वाली सूचना की इकाई को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है क्यूबिट्स कहा जाता है, क्यूबिट्स कहा जाता है, ठीक है। ये इसका राइट आंसर। अब हम देखते हैं बिट्स में। देखिए एक बिट्स बराबर, अगर एक बिट्स बराबर आपसे कभी पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए, तो इसका होता है 0.125, ठीक है, बाइट्स होता है। वहीं पे अगर निबल्स की बात करते हैं तो 4 बिट को एक निबल कहते हैं, यानी कि एक निबल बराबर क्या होता है? 4 बिट होता है। ये चीज क्लियर हो गई। वहीं पे अगर बाइट्स की हम बात करते हैं तो ठीक है, 8 बाइट्स बराबर 1 बिट होता है, ठीक है। ये जो है आपको ध्यान देना है, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। और नीचे आते हैं, क्योंकि इसका जो इस बार का जो लेवल था काफी अच्छा लेवल था, तो ये क्वेश्चन हो गया था, है ना। उसके नीचे चलते हैं, यहाँ पे आरटीजीएस से, निफ्ट से पूछा गया था, यूपीआई से, भीम से। इसका जो है आपको कुछ नहीं तो इतना तो जान लीजिए, फुल फॉर्म तो आपको पता ही होना चाहिए। यहाँ पे देखिए आपसे पूछा गया 79 में क्या पूछा गया है? डिजिटल हस्ताक्षर प्रणाली में प्रेषक की पहचान और संदेश की अखंडता को सत्यापित करने के लिए किस क्रिप्टोग्राफिक तंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसमें देखिए जानते हैं किसका उपयोग किया जाता है। इसमें किया जाता है हैशिंग विथ प्राइवेट की साइनिंग, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, निजी कुंजी के हस्ताक्षर के साथ हैशिंग, ये इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन थे बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, और आपका जिस बार जो एसएससी सीजीएल के जितने भी लड़के एग्जाम दिए होंगे उनको जो है पता होगा कि हाँ कंप्यूटर को आप हल्के में मत लीजिए, नहीं तो आपके 1 साल को बर्बाद कर देगा। यहीं पे क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं, तो यहाँ पे कहा गया एक दस्तावेज में हस्तलिखित चेकबॉक्स और मुद्रित टेक्स्ट को चिन्हित करने के लिए चिन्हित किए गए उत्तरों की पहचान और मुद्रित टेक्स्ट को अलग से डिजिटाइल करने के लिए किस डिवाइस के संयोजन का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, और जो है आपका जो है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, और जो है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन का जो है उपयोग किया जाता है। OMR और OCR, यानी कि जितने भी लोग आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ गए हैं वो उनका जो है आंसर एकदम राइट है। वहीं पे देखिए ये तो मान लीजिए सारे जीएस के क्वेश्चन थे। थोड़ा सा और ऊपर देख लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन और शायद बचे होंगे, क्योंकि सारा तो मैं बता ही दिया हूँ आपको। और इसी के साथ काफी जो फुल फॉर्म आपको जानना है, क्योंकि देखिए अब फुल फॉर्म नहीं पूछा जाएगा, अब आपसे जो है एक्सेल से डीप में पूछा जाएगा, एक्सटेंशन भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस लेवल पे आपको अपनी तैयारी को रखना है, क्योंकि अगर आपको 2026 में सिलेक्शन लेना है तो आपको उस लेवल की तैयारी रखना है। क्योंकि देखिए इसमें कैट वैट का पूछ लिया है, लेकिन कैट वैट को ऐसे आमतौर पे पूछेगा नहीं, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको फुल फॉर्म जो है पता होने चाहिए। और ये आपका ARP से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, क्योंकि देखिए इससे जो है फाइंड आपको करना रहता है, तो वहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है। तो ये सारे क्वेश्चन थे, है ना। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस समय काफ़ी जो है ये चर्चे में चल रहा है, और ये हर एग्जाम में, अभी आपका RSSB के एग्जाम में भी पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन। तो देखिए वहाँ से भी पूछा गया और यूपी में भी पूछा गया, तो कहीं ना कहीं ये जो है चर्चे में चल रहा है। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इसका जो है आंसर मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो कंप्यूटर साइंस को अगर डीपली में आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं बिना किसी जो है कॉस्ट के।
क्योंकि हम आपसे 1 रुपए भी चार्ज नहीं लेते हैं। और आपको डीपली में पढ़ना है सारे फुल फॉर्म के साथ, जो है हर एक चीज़ को डीपली में, MS एक्सेल को, MS पावर पॉइंट को, MS वर्ड को, नोट पैड को, वर्ड पैड को, उसी के साथ साथ जितने भी सॉफ्टवेयर हैं आपके, चाहे एडोब फोटोशॉप हो गया, टैली हो गया, जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उन सब के बारे में अगर आपको डीप में पढ़ना है तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। हम आपको यहाँ पे बिना 1 रुपए लिए हम आपकी तैयारी को बेहतर तरीके से करा देंगे, ताकि आने वाले एग्जाम में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। क्योंकि ये वाला जो आपका लोअर पीसीएस का जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका लेवल ही आप देख के समझ गए होंगे कि इस बार से सीजीएल में जो होगा इससे भी थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन रहेगा। तो कंप्यूटर साइंस को आप लोग बिल्कुल हल्के में ना लें, क्योंकि कंप्यूटर साइंस के 10 से 12 क्वेश्चन जो है वो आपके मेरिट में आने और मेरिट में ना आने को जो है एकदम वहां से जो है दिशा निर्देश, यानी कि वो बता देते हैं कि कंप्यूटर साइंस अगर आप उन्हें हल्के में लिया है तो आप मेरिट में बहुत दूर दूर तक नहीं दिखोगे। तो डीपली में पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो में कोई भी कमी रही हो तो आप हमें जो है कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में इसमें सुधार ला सकें। परिवार से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी तैयारी अच्छे से करिए और निश्चित रूप से 2026 में ही सिलेक्शन ले लीजिए सरकारी नौकरी, क्योंकि इस बिना गवर्नमेंट जॉब की आपकी वैल्यू 0 है। तो बस यही आज की जानकारी थी। बहुत बहुत धन्यवाद।